हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चतुर्भुज और उसके टाइप्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। हमें क्या पढ़ना है आज? चतुर्भुज। ठीक है, चलिए। इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए चतुर्भुज क्या होता है। इसका नाम है चतुर्भुज, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, कोई भी हो, चार भुजाएं कैसी हो सकती हैं? ये भी एक चतुर्भुज है, और इसको अगर ऐसे बना दिया जाए तो भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसको ऐसे अगर बना दिया जाए ये भी एक चतुर्भुज है। कहने का मतलब ये है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होती है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हम इसी पहले को ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब चतुर्भुज है, इसमें भुजाएं कितनी हैं? चार, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही चतुर्भुज होती है। ठीक है, अब रही बात, हमें इसमें यह देखना है कि इसके चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान क्या होता है? 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको जब हम आपको ये पॉलीगन पढ़ाए थे, बहुभुज जब पढ़ाए थे, उसमें हम बताए थे कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था क्या कि 2n-4 समकोण। अब यहाँ पर n का मान क्या है? चतुर्भुज है तो 4, यहाँ पे 4 रखिए आप। 2 इंटू 4 -4 इंटू 90, ये क्या आ जाएगा? 8 -4 इंटू 90, ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 90, ये क्या आ जाएगा? 360। ठीक है, इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, जिसे हमने आपको जब त्रिभुज पढ़ाया था तो उसमें पहले दूसरे लेक्चर में ये बताया गया था पूरा। तो यानी एक ये चीज याद रखना, या ये इसको याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां से एक थ्योरम है कि इसको बोलते हैं क्या? प्रमेय। ठीक है, अगर ए का कोई, जो ये कोण ए है, इसका अर्धक रेखा हमने खींच दिया, ये मतलब कोण ए का समद्विभाजक खींच दिया, वैसे ही कोण बी का समद्विभाजक खींच दिया। ये जिस बिंदु पे मिल रहे हैं ओ, तो कोण ए ओ बी का मान क्या होगा? क्या होगा? जो ऊपर दोनों कोण दिख रहे हैं सी और डी, कोण सी और कोण डी के योग का आधा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यह है आपका 100 डिग्री, ठीक है, और ये है 60 डिग्री, तो कोण ए ओ बी क्या हो जाएगा? 60 प्लस 100/2, ये क्या आ जाएगा? 160/2, यानी 80 डिग्री। तो कोण ए ओ बी का मान क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे।
अब इसमें कुछ चीजें और हैं कि शीर्षलंब क्या होता है। ठीक है, जैसे शीर्षलंब क्या होता है, इसमें एक चीज ध्यान रखिए। इसमें हमें शीर्षलंब के बारे में जानना है। ठीक है, ये देखिए, ये कोई त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज है ये। इससे अगर सामने वाली भुजा पे लंब डाल दी जाए, ये मतलब 90 डिग्री हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? शीर्षलंब। यानी क्या इसको बोलते हैं? अल्टीट्यूड। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही कुछ रिजल्ट ये भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अब इसमें माध्यिका क्या हुई? हम क्या बताए थे कि मतलब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। इसका मतलब यह दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ये ट्रायंगल अगर ए बी, एक मिनट, हाँ, ये क्या, कौन सा ट्रायंगल हमारा? ए बी सी, और ये हमारा बिंदु डी है, तो इसका मतलब बी डी बराबर डी सी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं पहले। हाँ देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा है ना कि एक चतुर्भुज के कोण क्रमशः। अब देखिए, चतुर्भुज की बात हो रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। रैंडम कुछ भी बना लीजिए, मतलब 4 भुजाएं होनी चाहिए। मान लीजिए हमने ये बना दिया, ये क्या है? ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि ये 3 कोण दिया हुआ है। मान लीजिए अब क्या है कि ये है कितना? 100 डिग्री, ये है 98 डिग्री जो ये दे रखा है, और एक दिया है 92 डिग्री, इसको मान लीजिए 92 डिग्री। अब हमें कोण ए निकालना है। हम जानते हैं क्या? सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x प्लस ये जोड़िए कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 290, और ये कितना हो गया? 360 डिग्री। ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। यानी जो इस चतुर्भुज का चौथा कोण ए है, इसका मान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। इसमें ऑप्शन में देखिए 70 है कहीं? ऑप्शन ए है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन इस पे है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए। ठीक है, लिखा है क्या कि एक चतुर्भुज ABCD में कोण ABC और D का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, यहाँ हम चतुर्भुज एक बना दिए। ठीक है, कोई भी आप मतलब रैंडम चतुर्भुज बनाइए। अब इसको मत देखिए कि देखने से लग रहा है कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ABCD इन दोनों में अनुपात दिया है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
और ये 4 है, ठीक है। और इसमें कहता क्या है कि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण बताना है हमें, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 1 प्लस, अगर हम मान लेते हैं इसको x, ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये जोड़ लीजिए, 4 3 7 दूना 1 10x, 10x हो गया ये। वन मिनट, ये क्या हो जाएगा फिर 10x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 10, 0 0 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया 36 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए इन सभी भुजाओं में, ये कोणों में अनुपात क्या दे रखा है 1 1 1 को हमने क्या मान रखा है x, 2x, 3x, 4x। अब x की जगह रखेंगे क्या 36, और इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 36 का गुणे 2 करेंगे 72 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 36 का 3 गुना करेंगे तो 108 डिग्री, और 36 का 4 गुना करेंगे तो 144 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या बी। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही दे देगा अनुपात में, जैसे ये दे दिया 1:2:3:4, वो कुछ और दे देगा वहां पर, ठीक है। या ये भी दे सकता है कि दो कोणों का मान दे देगा। अब जैसे हमने ये देखिए यहाँ पर क्या निकाला है 108 डिग्री और ये 144 डिग्री, 3 108 है, तो यानी इसका मान क्या है 108 और इसका क्या है 144। तो वो दे देगा ना किसी चतुर्भुज में दो कोण 108 डिग्री और 144 डिग्री है और शेष दोनों कोणों का अनुपात 1:2 है, तो दोनों कोणों को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे भाई x प्लस 2x प्लस 108 डिग्री फिर 144 डिग्री बराबर 360, इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको निकाल लेंगे। बस क्वेश्चन में यही इसी तरह घुमा देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये तो बेसिक था, इसको हमने इस पे बता दिया कि मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चतुर्भुज के टाइप, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। क्या हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के टाइप। क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या आएगा पहला आ जाता है क्या आयत, ठीक है। पहला आ गया आयत, इसको बोलते हैं क्या रेक्टेंगल। इसमें आ गया फिर वर्ग स्क्वायर, फिर आ गया क्या समांतर चतुर्भुज, फिर आ गया क्या समचतुर्भुज, अगला है समलंब चतुर्भुज, ठीक है।
ये हो गए चतुर्भुज के टाइप। ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, आयत। ठीक है, कि आयत क्या होता है, एक एक करके हम इसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे क्या, आयत। चलिए आयत का शुरुआत करते हैं। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल। आयत में क्या होता है, हम एक फिगर बना रहे हैं, देखिए। इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, और आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब कि अगर हम इसको मान लें क्या, ए बी सी और डी, तो आयत में क्या क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका मतलब कि ए बी बराबर होता है सी डी के, और ए डी बराबर होता है बी सी के। इतनी बात समझ में आई। और इसमें देख लीजिए, आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या होता है बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितना होता है इसका, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई सबको कि आयत क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने के भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो आयत होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी लंबाई हम कुछ मान लें, जैसे ए बी को हमने मान लिया क्या, एल, और बी सी को मान लिया हमने बी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग, एल प्लस बी, सभी भुजाओं को योग हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा 2l 2b, 2 को कॉमन कर लीजिए, l प्लस बी, यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इतनी बात हो गई। अब देखिए, अब इसके डायगोनल की बात करते हैं, मतलब विकर्ण। विकर्ण ये होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हम D1 नाम दे दें, इसको D2 नाम दे दें, और आयत के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब D1 इक्वल टू D2। ठीक है, और यहाँ क्या होता है कि एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते भी हैं। इसका मतलब यह इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्या, स्टार बना के आयत के विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये प्रॉपर्टी अगर हमें याद रहेगा तो सवाल को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। कैसे? अभी ये सब प्रॉपर्टी याद है हमें, तो इसमें एंगल पूछता है। जैसे अगर ये ओ पे काट रहा है, ओ का मान क्या आएगा? ठीक है, इस तरह से अगर ये दो भुजाओं का हमें पता है तो अगर इसमें ट्राइंगल ओ ए बी के अनुसार जो उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, और भी सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, अगर एक दीवार वाली बात आ जाए, जैसे दीवार मतलब कमरे के चारों दीवार, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या लिखते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है? परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप क्या होता है? 2l+b। और ऊंचाई क्या होती है? h। यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l+b इंटू h होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। देखिए, आयत के बारे में इतना ही पढ़ना था हमें, अब इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हमने पहले ही बता रखा है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात 4 संबंधित 3 है, यदि उसका क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए, पहली बात कमरे की बोल रहा है, तो इसका मतलब ये आयत होगा। 4 संबंधित 3 कह रहा है, अगर ये 4x है तो ये 3x होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दे रखा, हम जानते हैं क्या कि इसमें क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। क्या है ये? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है? 4x, चौड़ाई क्या है? 3x। ये क्या आ जाएगा? 12x²। और इसने दे रखा है कितना है? 1728। इसको सॉल्व करिए, 12 से ये कटेगा, 12 चौका 48, हाँ ये कट गया, x²। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 12 आ गई, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? 48 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 36 मीटर, क्योंकि इसने वर्ग मीटर में दे रखा है। अब देखिए, तो कमरे की लंबाई क्या होगी? इसने लंबाई पूछा, तो लंबाई क्या है मेरा? 48 मीटर, यानी इसका आंसर क्या है? ए। एग्जाम में इस तरह लिखा नहीं जाता है। ठीक है, एग्जाम में लिखना नहीं है, हम अभी तो सीख रहे हैं, तो इसको समझना है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में गए, लिखा है कि 4 संबंधित 3 है, यानी 4x इंटू 3x का मान दिया क्या? 1728। इसको गुणा करेंगे 12x², 1728 x², 12 से भाग दीजिए 144, x का मान आ गया 12, यानी एक भुजा हो जाएगी 48 और एक भुजा हो जाएगी 36। इसमें बड़ा कौन है? उसने पूछा है बड़ा, तो 48 सही है। अगर पूछ दिया तो उसमें छोटे भुजा की लंबाई बताइए, तो 36 हो जाएगा। एग्जाम में ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है।
क्योंकि वहाँ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और यहाँ समझने की बात है तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका और क्वेश्चन है, हाँ देखिए, अब देखिए ये भी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2008 में पूछा है कि एक आयत की भुजा दे दिया 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी इन दोनों का गुणा कर दीजिए बस। 12 दाम 120 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट करते हैं। इसको मान लीजिए आप यहाँ पे 120 लिख लीजिए, ये ऑप्शन में गलत छप गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है क्या कि एक चतुर्भुज है और इन दोनों, देखिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, लिख रहा है कि सी और डी, अच्छा चलिए ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, इसने लिख रखा है कि हाफ ऑफ एंगल सी, यानी ये जा रही रेखा कोई जो कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, और ऐसे ही एक डी को समद्विभाजित कर रहा है, ये जा रहा है, ये एक दूसरे को बिंदु ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और इसने दे रखा है कि 2 कोण सी ओ डी बराबर के कोण ए प्लस कोण बी, ये दे रखा है और आपसे के का मान जानना चाह रहा है। ठीक है, हमने क्या बताया कि किसी भी चतुर्भुज में अगर दो कोणों के अर्धक एक दूसरे को ओ बिंदु पर मिलते हैं तो वो सामने वाले कोणों के योग का आधा होता है, यानी हमारे हिसाब से। ठीक है, क्या होगा, कोण सी ओ डी का मान क्या होगा, क्या हमने बता रखा है, कोण ए प्लस कोण बी का आधा होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू सी ओ डी और ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। अब देखिए इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो यहां से के की वैल्यू निकल जाएगी क्या, 1, यानी इस क्वेश्चन में के का मान 1 है। इसका आंसर सी हो गया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। करना क्या है, हमने कह रखा है, इसके पहले हम लोग पढ़ रखे हैं कि किसी भी चतुर्भुज के अगर ये मान लीजिए कोण सी और कोण डी के बारे में दिया है, ऐसे ही कोण ए और कोण बी के बारे में दे देगा तो ऐसे ही निकालेंगे। तो ये के का मान पूछ दिया है। ठीक है, आई होप आप इसे समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दे रखा है कि एक आयत ABCD के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आयत बनाइए, इसके विकर्ण मान लीजिए ये क्या है, ABCD, बिंदु O पे काट रहे हैं। कोण BOC का मान इसने दे रखा है 44, BOC का मान 44, तो OAD का मान पूछ रहा है, यानी ये कोण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जब हम लोग कोण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ रखा था ना कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
मतलब यह कोण और यह कोण बराबर होगा दोनों। अब देखिए ये दो रेखाएं हो गई AC और मतलब क्या कि ये हो गया AC और ये ऐसे नहीं है, इन दोनों रेखाओं का मतलब हम बात कर रहे हैं क्या AC और BD की, एक दूसरे को पे काट रहे हैं। तो यानी ये 44 डिग्री, तो अंदर का कितना हो जाएगा ये 44। और अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि किसी भी आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, और आपस में बराबर भी होते हैं विकर्ण में, मतलब आयत में विकर्ण जो है कि आपस में बराबर भी होते हैं। इसका मतलब क्या कि OD और OA बराबर होगा, होगा कि नहीं, OD बराबर हो गया OA के। और हम जानते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया, यानी त्रिभुज DOA कौन सा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज बना कि नहीं। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें एक कोण पता है, अब इसको हम बाहर यहां बना दें। देखिए ये है O, ये है D और ये है A, ठीक है। इसका मान दे रखा है 44 डिग्री। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो सामने कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण A और कोण D बराबर होगा। हमने मान लिया x है तो ये भी x हो गया। अब हमें प्रॉपर्टी तो पता है ना कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे हम x प्लस 44 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 44 डिग्री। तो 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 136। ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू 68 डिग्री, यानी ये जो दोनों कोण है 68 के होंगे, ठीक है। इसकी मान क्या आ जाएगी कोण A का 68 डिग्री। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर C। प्रॉपर्टी अगर हमें पहले से याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी से हो जाएगी, हमें ये सब लिखने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वही प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के आसन्न कोण A और B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज बना लीजिए, ये है A B C D, इसके समद्विभाजक मान लीजिए ये हमने खींच दिया, इसका ये हमने खींच दिया, बिंदु मिल गया O। लिख रहा है कि कोण C प्लस कोण D इक्वल टू K इंटू 8 AOB। और हमें पता है, हमने क्या कहा कि कोण AOB का मान क्या आता है, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कोण C प्लस कोण D/2। इसको कर देते हैं इधर, 2 कोण AOB बराबर हो गया कोण C प्लस कोण D का, ठीक है। इसको ले लीजिए और ये इन दोनों की तुलना करिए, क्या आ जाएगा K का मान आ गया 2। ये क्या आ जाएगा उत्तर इसका ये। कितना आसान, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, क्वेश्चन देखते ही आंसर लग गया, ये वहां लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि
यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 9 संबंधित 6 का यानी 9:6 है और इसका परिमाप दे रखा है तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। देखिए आयत इसमें दे रखा है, हम बनाते हैं क्या आयत, उसने दे रखा है 9:6, इसका मतलब ये है 9x और ये 6x। ठीक है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यानी देखिए आयत में अगर क्षेत्रफल निकालना तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, और आयत में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई और चौड़ाई बस निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने दे रखा है कि इसका परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, परिमाप, पेरीमीटर दे रखा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b। परिमाप इसने क्या दे रखा है 150। 2l का मान क्या है हमारा 9x + 6x, ये क्या आ जाएगा 2, ये 9 6 15x, ये क्या आ जाएगा 30x, और ये 150, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150/30, 0 0 कट गया, 3 × 5 = 15, यानी x की जो मान हमारा आ गया 5। अब यहाँ मान रख दी, x का मान अगर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 × 5 = 45 सेंटीमीटर और ये 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर। अब बताइए हमारी ये हो गई लंबाई, मतलब ये हो गया लेंथ और ये हो गई चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 30 × 45 गुणा करिए, क्या आ जाएगा यानी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ही पूछता है, अभी आपको 2 क्वेश्चन दिखाया ना राजस्व लेखपाल का, वो किस तरह का था। ये देखिए इसने दे रखा है कि 24 मीटर और 18 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए ये हो गया आयत, ये हो गया 24 मीटर, ये हो गया 18 मीटर, और इसके विकर्ण कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, यानी ए बी सी डी। ठीक है, और आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि ये क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं, यानी त्रिभुज डी सी बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो वहां पर सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हम निकाल लेंगे, और यही तो मान पूछ रहा है, ये d1 की वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ रही बात? अब इसको d1 निकालेंगे कैसे, d1 को निकालेंगे कैसे, देखिए क्या होता है, ये d1 का स्क्वायर क्या होता है 24 का स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। जो हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ठीक है, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा ये 900, ये d1 स्क्वायर। अब d1 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये, इसका मान क्या आ जाएगा 30, यानी d1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 30, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कितनी देर का ये वीडियो हो गया है? आधे घंटे का हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आयत 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। तो या आज का इतना हो गया, अब इस पे क्वेश्चन बचे हैं, तो कुछ क्वेश्चन है जो इसको कर लेंगे हम लोग। तो ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दे रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे ना कि इस बार अब से मतलब कि कोई भी वीडियो इतना लंबा ना हो। ठीक है, और हर वीडियो करीब करीब वही आधा घंटा, मतलब 30 मिनट का है। तो ये 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बात समझे होंगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आयत पढ़ रहे हैं। आयत के बारे में हम लोगों ने उसका एरिया और उसका पेरीमीटर वगैरह सब पढ़ लिया था, उसका डायगोनल क्या होता है वो सब पढ़ लिया गया था। ठीक है, तो हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, इसमें दे रखा है कि एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर और उसका परिमाप दे रखा है 62 मीटर, उसके विकर्ण की लंबाई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है जो है 168 मीटर स्क्वायर, और उसका परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, 62 मीटर। और क्या पूछ रहा है, डी की लंबाई पूछ रहा है, यानी विकर्ण। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, एल इंटू बी होता है, और उसका परिमाप क्या होता है, यानी पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, ये तो फार्मूला हमें पता है। अब देखिए इसने क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एल इंटू बी का मान दे रखा है कितना, 168, और 2l प्लस बी का मान दे रखा है कितना, 62। तो यहाँ से l प्लस बी निकाल लेंगे क्या हम, क्या आ जाएगा, 31। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमें एक मान, ये एक इक्वेशन ये मिल गया l प्लस बी, और ये एल बी का मान दे दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है इसमें हमें कि देखिए एल बी का मान दे रखा है और एल प्लस बी का मान दे रखा है। अब इसको तो सॉल्व करने लगेंगे तो खूब दूसरी तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा, ये हमें ये नहीं करना है। ठीक, तो अब देखिए लंबाई इसने क्या दे रखा है, हम मान लेते हैं लंबाई हमारी क्या है, 24 है, यानी एल के मान हमने रख दिया क्या, 24। तो बी का मान ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 31 में से 24 घटाएंगे तो 7। ठीक है, अब देखिए और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एडिशन 31 हो रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 168 हो रहा है, यानी दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका लंबाई हो जाएगा 24 और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 7। ठीक, ये तो एक हो गया आसान तरीका जो हम एग्जाम में यही करेंगे। या अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अलजेब्रा वाला मेथड लगाएंगे। एल प्लस बी का मान दे रखा है, एल माइनस बी निकालेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो काफी लंबा प्रोसेस होता है, आप कोशिश करें किसी से हो। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हमने, अब ये होगा कि हमें आंसर पता था तो हमने कर दिया, नहीं, हम मान लेते हैं पहले 20। अब देखिए एल प्लस बी का मान है क्या, 31, एल का मान हमने ले लिया 20, तो बी का मान क्या आ जाएगा, 11। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 220, लेकिन हमें तो लाना कितना, 168, यानी 20 नहीं होगा। अब आ जाइए फिर ले लेते हैं 25, यानी बी का मान क्या आ जाएगा, 6। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 25 30, 3 6 3 12 3 15 150, हमें लाना क्या, 168, यानी ये भी नहीं होगा। लास्ट एक है 27, अगर 27 है तो बी का मान आ जाएगा 4। इन दोनों का गुणा करिए, 4 7 28, 2 4 2 8 2 10, 108, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 24। इससे भी देख सकते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो बचा उसको मार निकल लो। ये तरीके से, ठीक है, ये एग्जाम के लिए ये बहुत कारगर साबित होते हैं। ठीक है, और एग्जाम में तो दोस्त एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, जितना जल्दी आप सॉल्व कर लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये कमरा बन गया, 48 सेंटीमीटर लंबा है, 32 सेंटीमीटर चौड़ा है। फर्श में
लंबाई और ये क्या हुई, चौड़ाई। ठीक है, मतलब ये बी हो गया इसका। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे तो इन दोनों का आप क्या लेंगे, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में क्या कॉमन होगा। ठीक है, तो इनका HCF निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। और HCF क्या होता है थोड़ा सा हम इसके बारे में बता ही देते हैं। जैसे 48 का आप फैक्टर करिए, क्या लिखेंगे आप, 2 से 24, 12, 6, 3 और 3, यानी लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और क्या है 32, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों का पेयर कैसे किया जाता है, ऊपर नीचे 1 2 3 4, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, यानी ये 4 निकल जाएंगे, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू ये, इसका मान क्या आ जाएगा 16, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉमन ऐसे निकालें। एक तरीका और भी होता है कि बड़े वाले में छोटे से भाग दीजिए, 32 से कम 32 होगा, ये क्या बचेगा यहाँ पे, फिर ये 32 यहाँ आ जाएगा, भाग दीजिए 32, पूरा पूरा कट गया, तो लास्ट में जो ये भाजक होता है यही HCF कहलाता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी आयत के क्वेश्चन में अगर ये कहे कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और उसमें वर्गाकार टाइल की बात करें, तो हम उसका क्या निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको LCM और HCF चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। अभी हम लोग ये ज्योमेट्री का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो साथ में ये लेके चल रहे हैं। अब देखिए, एक कमरे की लंबाई दे रखा है, कितना है 3x प्लस 10, और उसकी चौड़ाई दे रखा है 2x प्लस 5। यदि इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, यह दिया हुआ है, तो कमरे की ऊंचाई। अब बताइए, हमने लिखा रखा है क्या कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसने दे रखा है, क्या है 60x प्लस 180, और ये क्या हो जाएगा 2L का मान दे रखा है 3x प्लस 10, बी का मान दे रखा है 2x प्लस 5 इंटू एच। हमें एच ही निकालना है। ठीक है, हमें एच ही तो निकालना है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये क्या आ जाएगा 60x प्लस 180, ये क्या आ जाएगा 3 2 5x प्लस 15 इंटू एच। अब इसको अंदर कर देंगे, इसमें क्या आ जाएगा, ये 10x प्लस 30 एच हो गया। फिर नीचे तो हाई है 10x प्लस, ये ऊपर है ये नीचे, दोनों कट गए, यानी यहां से एच का मान क्या आ गया 6। इसकी ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में आई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला याद है, फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू को रखा और हमने सॉल्व कर दिया। कितना आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसी टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे। हाँ, ये एक अलग टाइप है।
इसको देखिए, हाँ ये दे रखा है क्या, 180 मीटर आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो ये क्या है, मेरा एक आयत है, इसके बाहर जो है ना 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, यानी हमारा रास्ता क्या है, ये रास्ते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारा क्या है, रास्ता है ये। इसने दे रखा है ये 180 मीटर है और ये है 160 मीटर। तो ये बाहर वाला ये क्या हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 200 मीटर। कैसे, अब देखो इसमें समझने वाली बात ये होती है कि 10 मीटर चौड़ा है, यानी 10 मीटर यहां से भी लंबाई हो गई है, 10 मीटर यहां से भी हो गई, यानी दोनों में कितना बढ़ गया, 10 मीटर इधर, ये 10 मीटर हो गया और ये 10 मीटर हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 200। सेम इसी तरह यहां पर क्या है, ये 10 मीटर और ये क्या है, ये 10 मीटर। 180 में जोड़ दिए तो ये सॉरी 160 में जोड़ दिए तो ये 180 हो गया। अब देखिए, और उसने कह रखा है कि रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बताइए हम इसमें बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 00 2 5 15 6 7, यानी क्या आ जाएगा, 7200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट वर्क किया जाए तो क्या करेंगे, देखिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हम अगर ये कह रहे हैं कि इन दोनों में देखिए 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है, 180 को काउंट कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, 200 माइनस 160, ये क्या आ जाएगा, 180 गुणे ये क्या आ जाएगा, 40 आएगा। अब इन दोनों गुणा कर दीजिए, 18 चौक 72। ये आसान है कि वो आसान था, तो यही सब करना रहेगा एग्जाम में, कम टाइम में, मतलब टाइम का मिनिमाइजेशन और आउटपुट का, टाइम में हम कमी करेंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। हमारा मकसद है क्या, कि क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपको आना चाहिए, और इसको जितने तरीके से सॉल्व करना कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि उतने तरीके बताएं। ठीक है, तो जिसमें जो कम टाइम ले उसी तरीके को फॉलो करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि 20 मीटर और 10 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, बगीचे के बाहर x मीटर चौड़ाई का एक पथ बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, यदि पथ का क्षेत्रफल इतना है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आयत बनाइए पहले, ये कितना है 20, ये कितना है 10, ये मिसप्रिंट है, ये नहीं है कुछ। ठीक है, अब देखिए इसमें x मीटर चौड़ा बनाया गया रास्ता, यानी इधर भी x है और इधर भी x है, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2x। ठीक है, x का मान पूछ रहा है ना। अब देखिए इसने दे रखा है कि पथ का क्षेत्रफल ये दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, पथ का क्षेत्रफल। एक तरीका याद रखिए कि जैसे भी कोई भी आयत के बाहर
अगर कोई सड़क बनाई गई है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, यानी क्या, रास्ते का एरिया, क्या निकालेंगे, रास्ते का एरिया क्या होगा, L प्लस बी प्लस 2x, और बाहर में भी 2x। ये बाहर के लिए है, अगर सड़क बाहर है तो, और अगर अंदर है तो माइनस 2x अंदर के लिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए इसने क्या रखा है इस क्वेश्चन में कि बगीचे के बाहर बनाया गया है, ठीक है, तो रास्ते का एरिया इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 136। तरीका आपको समझ में आया। एल का मान क्या है, 20, बी का मान 10 प्लस 2x, बाहर में क्या हो जाएगा, 2x। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 30 प्लस 2x, ये हो जाएगा 2x, 136। ये हो गया। अब देखिए इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए तो इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या बनेगा, वर्ग समीकरण बनेगा, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें करना है क्या, स्मार्ट वर्क। x की जो वैल्यू जिसने दे रखा है ना, इसी को सब्स्टिट्यूट करिए, कौन सेटिस्फाई कर रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया x की वैल्यू 2, इसमें 2 रखिए तो 2 दूनी 4, बाहर 4 हो गया, क्या आ जाएगा, 34 इंटू 4, 136 आ रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करे, यानी इसका मान हो जाएगा। या अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें वो तरीके से ही करना है तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन उससे भी निकाल सकते हैं। अब उसको कैसे निकालेंगे लाइए बता देते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 136 इक्वल टू 60x प्लस 4x², यानी 4x² प्लस 60x माइनस 136, कितना हो गया, ये क्या आ जाएगा, 4, फिर 4, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, इक्वेशन। अब इसको हम वर्ग समीकरण के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, एक वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है, तो ये 2 आ जाएगी, एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिख रहा है कि एक कमरा जो है 60 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल निकालिए, पहले क्या आ जाएगा, 1800, और 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से कालीन बिछानी है, तो इंटू 18 कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या आ जाएगा, 18 का इसका टी आ जाएगा 32,400, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। इतनी बात समझ में आ रही। इसने दे रखा है कि कालीन कमरा का दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई दिया, हम एरिया निकाल लेंगे, और एरिया में दे रखा है कि प्रति वर्ग मीटर इतना रुपए है, तो टोटल कास्ट कितना होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आयत का आज हो गया समापन, ठीक है। आई होप आपको समझे होंगे इसको। अब जो है कि इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।